नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर और आज हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 370 के बारे में। आर्टिकल 370 को हटा दिया गया है और आर्टिकल 370 को हटाने के लिए जो प्लानिंग थी वो आज से 5 साल पहले से चल रही थी। ये जो प्लानिंग है ये इतनी माइक्रो मैनेज थी कि हमारे सभी के सामने इसका एक एक स्टेप साल दर साल होता गया और हमें भनक तक नहीं लगी। तो दोस्तों, आज हम ये फैसिनेटिंग स्टोरी आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने स्ट्रैटेजी बनाई और इस कहानी को सुनने के बाद प्रत्यक्ष रूप से चाणक्य आपकी आंखों के सामने आ जाएंगे और कहेंगे कि बेटा, अगर मैं होता तो मैं भी कुछ ऐसा ही करता। तो दोस्तों, चलिए सुनते हैं इस फैसिनेटिंग स्टोरी को। आप देखते रहिए आज की ताज़ा खबर। तो दोस्तों, आर्टिकल 370 का वध हो चुका है, वो पूर्णतः निष्क्रिय हो चुका है और रवीश कुमार ने इस फैसले को, इस पूरी प्लानिंग को एक बेहद घटिया साजिश बताने की पूरी कोशिश की है, इसे असंवैधानिक बताने की कोशिश की है और साथ ही साथ प्राइम टाइम के 45 मिनटों में यह बताने की कोशिश की है कि हमारे जो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल हैं वो दोगले हैं, वो झूठे हैं। लेकिन इसी अपनी कोशिश में वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बताना ही भूल गए, क्योंकि वो अंधेरे में रहते हैं, उन्हें कुछ दिखा ना हो। तो हमने सोचा हम आपको वो पॉइंट्स बताएं और ये कहानी भी साथ साथ आपको सुनाएं। अब दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, ये कहानी सुनाने से पहले मैं आपको इतिहास में ले चलता हूं और इतिहास की कुछ बातें आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो रवीश कुमार ने आपको नहीं बताई हैं, वो बताने की कोशिश करता हूं। 1947 जब भारत आजाद हुआ, साथ ही साथ सभी रियासतें ये इस डायलेमा में थी कि हम कहां जाएं, हम पाकिस्तान में जाएं, इंडिपेंडेंट रहें या हिंदुस्तान में मिलें। तो कश्मीर की जो रियासत थी उसके महाराजा हरि सिंह, उन्होंने भारत में मिलने का मन बना लिया। उसके बाद बाकी जो बची रियासतें थी जिन्होंने भारत में मिलने का मन बना लिया था, उन सभी ने अपने हस्ताक्षर कर दिए और पूर्ण विलय के लिए अपनी मंजूरी दे दी। वहीं जम्मू और कश्मीर में ये पूर्ण विलय की बात अभी अटक गई थी। जम्मू और कश्मीर पूर्ण विलय के लिए तैयार शायद नहीं था। तो इसके लिए भारत की सरकार J&K की अथॉरिटीज के साथ बात करने में लगी हुई थी, उनको मनाने में लगी हुई थी। अब साल दर साल बीतते गए, 1951 आता है। 1951 में एक कमेटी का गठन किया जाता है जिसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक ड्राफ्ट तैयार करती है। उस ड्राफ्ट में बताया जाता है कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर को भारत के साथ साथ गवर्न करा जा सकता है और फिर धीरे धीरे उसको भारत में पूर्ण विलय किया जा सकता है। यह कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आर्टिकल 370 का सुझाव देती है और उस आर्टिकल 370 का जो टाइटल रखा जाता है वो ये रखा जाता है, टेम्परेरी प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जब इसे प्रपोज किया था तभी इसे टेम्परेरी प्रोविजन कहा गया था, यानी कि फ्यूचर में इसको हटा दिया जाएगा। इसके साथ ही इसकी शुरुआत हुई है। इसका टाइटल अगर आप आज भी देखें तो यही है कि एक टेम्परेरी प्रोविजन है। परंतु 70 साल बीत गए लेकिन शायद माहौल सामान्य नहीं हुआ और आर्टिकल 370 को हटाया नहीं गया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने साफ तौर पर कहा था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मंजूरी के साथ आर्टिकल 370 को हटा दिया जाएगा जैसे ही सामान्य हो जाएगा माहौल। जब यह आर्टिकल प्रपोज किया गया था तब भारत के कानून मंत्री उस समय के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसका पुरजोर विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि जो आर्टिकल है ये भारत विरोधी है, लेकिन नेहरू और कांग्रेस के अन्य लोगों की वजह से इसको पारित कर दिया गया। अब दोस्तों, 1957 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं रही, वो भगवान को प्यारी हो गई। वो कहां गई किसी को कुछ नहीं पता। अब जैसे कि संविधान में लिखा है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मंजूरी के साथ 370 को हटाया जा सकता है, पर जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही नहीं है तो मंजूरी देगा कौन। साल 2018 में कुमारी विजयलक्ष्मी नाम की एक महिला ने सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर की। उन्होंने पूछा कि भाई 370 को कैसे हटाया जा सकता है, इसके खिलाफ उन्होंने केस किया। तो भाई हमारे सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अब है ही नहीं, और जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ही नहीं तो मंजूरी कौन देगा, तो इस वजह से 370 को हटाया नहीं जा सकता है। अब दोस्तों, खेल शुरू ये होता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को पैदा कैसे किया जाए, जबकि उसकी मृत्यु तो 1957 में ही हो चुकी है। उसका रीबर्थ
कैसे होगा, यही कहानी है, अब सुनते हैं। जम्मू कश्मीर के चुनाव थे और उसके बाद चुनावों का जो नतीजा आया उसमें हंग असेंबली आई, जिसमें पता चला कि पीडीपी और बीजेपी ने मिलकर सरकार बना ली है। ये सरकार बनानी इसलिए जरूरी थी ताकि पीडीपी के कुछ एमएलएज को भारतीय जनता पार्टी अपनी साइड कर सके, उनको कुछ लुभावन दे सके। एक ऐसा अलायंस जो हो ही नहीं सकता था वो हो गया और यही था पहला स्टेप इस आर्टिकल को हटाने के लिए। अब बीजेपी ने अपनी साइड कुछ पीडीपी के नेता कर लिए थे, उनके कुछ एमएलएज कर लिए थे। सज्जाद लोन जो कि पीडीपी के एक नेता थे वो मोदी मोदी करते हुए नहीं थक रहे थे। अब बारी आती है अगले स्टेप की। 2018 में पीडीपी से समर्थन वापस ले लिया जाता है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। जून में सरकार गिर जाती है, गवर्नर के हाथ में कमान पहुंच जाती है और गवर्नर टाइम देता है कि 20 नवंबर तक आपको अपना बहुमत साबित करना होगा। अगर आप फेल हो जाते हैं तो भैया दूसरे चुनाव कराए जाएंगे और तब तक गवर्नर रूल रहेगा जम्मू और कश्मीर में। 21 नवंबर की डेट बेहद महत्वपूर्ण थी। अब दोस्तों जम्मू और कश्मीर में अगर आप देखें तो विंटर सेशन और समर सेशन होते हैं। समर सेशन लगता है श्रीनगर में, विंटर सेशन लगता है जम्मू में। और अक्सर इस तरीके की जो डील्स होती हैं, इस तरीके के जो गठबंधन होते हैं वो लास्ट डेट तक पहुंचते हैं। और 21 नवंबर को जो लास्ट दिन था, जब तक श्रीनगर से जम्मू में पहुंच चुकी थी वहां की विधानसभा, यानी कि जो गवर्नर था वो अब जम्मू में बैठता था और पूरी पॉलिटिक्स चल रही थी श्रीनगर कश्मीर के अंदर। अब दोस्तों 20 नवंबर का दिन आता है, यानी कि आखिरी दिन अपना मैंडेट साबित करने का। महबूबा मुफ्ती एक फैक्स भेजने की कोशिश करती हैं राज्यपाल को और कहती हैं कि मेरे पास 56 एमएलए हो चुके हैं, मैं सरकार बनाने के लिए सक्षम हूं। वहीं से सज्जाद लोन भी, जिसको बीजेपी का समर्थन था, वो भी अपने 56 एमएलए होने का दावा करते हैं और कहते हैं कि मैं भी सरकार बना सकता हूं। लेकिन रहस्यमयी तरीके से राज्यपाल की फैक्स मशीन खराब हो जाती है। महबूबा मुफ्ती राज्यपाल को कांटेक्ट करने की उनके फोन पर काफी कोशिशें करती हैं, लेकिन सब व्यर्थ हो जाती हैं। सज्जाद लोन दूसरी तरफ से व्हाट्सएप करते हैं राज्यपाल के पीए को, लेकिन वो इंफॉर्मेशन भी राज्यपाल तक नहीं पहुंचती है और राज्यपाल 21 तारीख को डिक्लेयर कर देते हैं कि सभी पार्टीज फेल हो गई हैं अपना मैंडेट साबित करने में। अब दोबारा चुनाव होंगे और जब तक दोबारा चुनाव नहीं होते तब तक राज्यपाल के हाथ में ही पूरा शासन रहेगा। अब नवंबर के बाद पूरी कमान थी राज्यपाल के हाथ में। अब आता है दिसंबर 2018। दिसंबर 2018 साथ में लेकर आता है राष्ट्रपति द्वारा पारित एक बिल जिसका नाम है आर्टिकल 356। उस बिल में कुछ अमेंडमेंट किए जाते हैं और उस अमेंडमेंट को रखा जाता है सुप्रीम कोर्ट के सामने। सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है कि SC/STs जो है ना जम्मू कश्मीर के, उनको उनके राइट्स नहीं मिल रहे हैं, उनको कुछ बेनिफिट्स नहीं मिल पा रहे हैं। इसी वजह से हम चाहते हैं कि लेजिस्लेटिव असेंबली की जो पावर्स हैं वो अथॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट को दी जा सकें। ये पावर्स अभी तक अथॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट के पास नहीं है। जैसे ही ये पावर्स आ जाएंगी वैसे ही SC/STs को ये सभी बेनिफिट्स मिल पाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही देखा कि SC/STs को बेनिफिट नहीं मिल पा रहे हैं और अगर वो इस बिल को पारित नहीं करेंगे तो वो SC/ST विरोधी भी नजर आ सकते हैं, तो उन्होंने इस बिल को पारित कर दिया, इस अमेंडमेंट को पारित कर दिया। अब सारी पावर्स थी गवर्नर के पास। उसके बाद दोस्तों आता है कल का दिन। कल यानी कि सावन का तीसरा सोमवार, यानी कि 5 अगस्त 2019। इस दिन एक और अमेंडमेंट किया जाता है। यह अमेंडमेंट किया जाता है आर्टिकल 367 में, 367 में। और इस अमेंडमेंट में लिखा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास जो पावर्स थी वो अब लेजिस्लेटिव असेंबली के पास हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली वो जो सरकार चला रही है। सरकार कौन चला रहा है? सरकार गवर्नर चला रहा है, यानी कि सारी की सारी पावर्स गवर्नर के पास। अब आर्टिकल 370 निष्क्रिय हो चुका है, अब उसकी हत्या हो चुकी है।
अब दोस्तों 367 का उपयोग करते हुए सारी पावर दे दी गई राज्यपाल को, यानी कि उसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का दर्जा दे दिया गया एक तरीके से। अब 370 को पावरलेस करना आसान था। उसके बाद एक गजट पेश किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, जिसमें सहमति होती है गवर्नर की या फिर कह दें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, और उसके बाद 370 की जितनी भी पावर्स थी उनको खत्म कर दिया जाता है। 370 को खत्म नहीं किया जा सकता था। फारूक अब्दुल्ला ने भी कहा था कि 100 साल के बाद भी जब मोदी को कोई याद करने वाला नहीं होगा तब भी 370 होगा, लेकिन मोदी ने कुछ ऐसा कर दिया कि 370 आज निष्क्रिय है, पावरलेस है। आज भी वो कॉन्स्टिट्यूशन में है लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी, और साथ ही साथ हमें patreon.com पर मदद जरूर कीजिए। ये मदद बेहद वांछनीय है और हमें बेहतर कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। साथ ही साथ हम आपसे अनुरोध ये करते हैं कि आप हमें सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म्स जैसे कि ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, इन सभी जगहों पर फॉलो कीजिए। आपको सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।